Hello everyone to our YouTube channel. I'm Sachin Huda, your English educator. And as you know, we are reading our chapter number 3 of class 8, that is Glimpses of the Past. And what we learned in our first part, आपने देखा कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, ये फर्स्ट सिनेरियो आप लोगों को दिख रहा है, द मार्टियर्स। इसमें लता मंगेशकर जी क्या गा रही है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। और यहाँ पर आपको पिक्टोरियल मेथड से आपको क्या दिखाया गया है, 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग वहाँ पर हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो शहीद हुए। इसमें कंपनी की विजयों के बारे में बताया है कि कैसे भारतीय राजा आपस में लड़ते हुए जो है एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि कंपनी ने किस तरीके से जो है भारतीयों पर हैवी टैक्सेस लगा दिए और उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया और लोगों में क्या अंधविश्वास फैला दिया कि ये जितनी सफरिंग्स, जितनी दुख हैं, ये किसकी वजह से हैं, केवल और केवल वुमेन की तरफ से है, यानी कि औरतों की वजह से है। और जो ब्रिटिश जो आर्टिशंस थे, यानी कि जो काम करने वाले कारीगर थे, जो स्किलफुल कारीगर थे, वो क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए इनके हैवी टैक्सेस ने। और 15 लाख लोगों की जो है डेथ हो गई थी किस टाइम पीरियड में, 1822 टू 1836 में 15 लाख लोगों ने जो है अपनी फैमिलीज़ को खो दिया, यानी कि वो भूख के कारण मर गए। अब बात आती है, अब ये टाइम पीरियड है राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833। इस दौरान जो है भारत में काफ़ी चेंजेस हुए। आपको पता है राजा राम मोहन राय कौन थे? ये बहुत ही एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। ये लर्नड मैन होता है पढ़ा लिखा। ये बंगाल के एक पढ़े लिखे इंसान थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो जानते थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ। डिस्पाइज होता है टू हेट समबडी, यानी कि वो कहता था कि हमें खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। आर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत अच्छा है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत अच्छा है और हम जो है बहुत महान अचीवमेंट्स पाने के लायक हैं। वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। लेकिन हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या कर रहे हैं? हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उसकी वाइफ का नाम क्या था? उमा था। उमा उमा से वो कहता है काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर। काउज यानी कि गायें जो हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं उमा, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उनके दूध का कलर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग टीचर के अलग अलग विचार होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। एसेंस होता है सार, यानी कि जो उनके कहने का मतलब होता है, जो पर्पज़ होता है, वो क्या होता है? सबका सेम होता है। यानी कि लास्ट में टीचर क्या चाहता है? बच्चे अच्छे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, उनमें वो डिसिप्लिन डालना चाहता है, बच्चे कभी भी गलत हरकत ना करें, कोई गलत काम ना करें। हर टीचर यही तो चाहता है। लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब और काम करने का पर्पज़ सेम होता है। इसी तरीके से वो कहता है कि हमारे भी तरीके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें भी क्या है? मिलजुल कर काम करना चाहिए। आफ्टर ऑल देश किसका है? हमारा है। अंग्रेज कौन है? विदेशी हैं। वो हमें बर्बाद कर देंगे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो किससे भरपूर था? वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्टेड था। यानी उसे साइंस और मॉडर्न नॉलेज का मतलब है जो आधुनिक ज्ञान था, यानी कि वो आधुनिक ज्ञान के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड था। उसे आधुनिक ज्ञान जो है बहुत अच्छा लगता था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उसका मानना जो था कि ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी कि उसका तथ्य होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया वो ही मान लिया, नहीं, वो साइंटिफिक तरीके से, वो सही तरीके से उचित होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। वो उसने समुद्र पार किया और इंग्लैंड चला गया। टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड दैम।
और उसने क्या कहा, वो क्या देखने इंग्लैंड चला गया, ये देखने इंग्लैंड चला गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों को ताकतवर बनाती है। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स देयर ही टोल्ड दैम, और उन्होंने वहाँ जाकर अंग्रेज़ों को क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, यानी कि हम आपको शासक के रूप में, अपने राजा के रूप में मान लेंगे, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर प्रजा के लिए यूज़ किया गया कि हम आपको अपना राजा मान लेंगे, आपको हमें अपनी प्रजा मानना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको अपना कर्तव्य, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए कि वो किस तरीके से एक राजा जो है अपनी प्रजा का ऋणी होता है। क्या होता है, ऋणी, यानी कि किस तरीके से वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। अब राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर चलाया था, और लेकिन सस्पिशियस होता है डाउटफुल, यानी कि संदेहजनक। अंग्रेजों को शक था कि कहीं ये आम जनता को भड़का ना दे, इसलिए उन्होंने इसको 1823 में बंद करवा दिया। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन करना। ये टाइम पीरियड है 1765 से 1835 का। इस दौरान जो है अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत का दमन किया, ये वो बता रहा है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को दबाना जो है कंटिन्यू रखा, यानी कि उनका दमन, उनका शोषण करना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। अब क्या था, इन्होंने इस बीच 1818 में क्या किया, एक रेगुलेशन पास किया, यानी कि एक रूल पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसके दौरान क्या था कि किसी भी भारतीय को कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, यानी कि बिना कोर्ट में, बिना अदालत में मुकदमा चलाए उसको क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। यानी कि जिस पर भी शक हो जाता वो क्या करते हैं अंग्रेज, उनको उसी को जेल में डाल देते बिना मुकदमा चलाए। इससे जो है वो एक तानाशाह की तरह काम करने लगे भारत में, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, वो भारत में ड्रू मतलब होता है लेना, बिग सैलरीज यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा सैलरीज ले रहे थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस, फॉर्च्यून्स होता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। और प्राइवेट बिजनेसेस में, यानी कि भारत में जितने भी बिजनेसेस उन्होंने किए, उनसे वो क्या है, बहुत ज़्यादा सैलरी लेने लगे थे, यानी कि एक तरीके से भारत को लूट रहे थे बिल्कुल। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक, 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश में जो सामान बनता था उसमें से 7 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि 7 करोड़ रुपए का जो वो है, वो भारत में क्या कर चुके थे, एक्सपोर्ट कर चुके थे। यानी कि भारत में वो सामान बेचते थे जो हाई कॉस्ट पर बिकता था और उन्हें जो है बहुत बेनिफिट होता था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, यानी कि बेंटिक थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम, ये वापस जो है अपने घर आ गए, यानी कि भारत आ गए। द बोन्स ऑफ कॉटन व्यूवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉटन व्यूवर्स थे, भारत में जो कॉटन व्यूवर्स थे, उनकी कमर, ब्लीचिंग द प्लेन्स मतलब उनकी कमर जो है पूरी तरीके से टूट चुकी थी, यानी कि उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा रखे थे कि वो अपना गुजारा भी जो है बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। अंग्रेज जो थे वो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट रही थी भारत में, वो उस पर क्या कर रहे थे, प्रोस्पर्ड यानी कि फल फूल रहे थे, और इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बिगिन टू डाई यानी कि वो बर्बाद होती जा रही थी लगातार। अब बात आती है 1835 से 56 की। 1835 से ये टाइम पीरियड है 1856 का, यानी कि 1857 की रिवॉल्यूशन से बिल्कुल एक साल पहले तक की ये बात है। डिससेटिस्फैक्शन है, यानी कि असंतुष्टि चारों तरफ हो चुकी थी। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मकाले सजेस्टेड ए चेंज। 1835 तक भारत में जो है लैंग्वेज बोली जाती थी पर्शियन और संस्कृत। केवल उस टाइम तक भारत में दो लैंग्वेज थी, संस्कृत और पर्शियन। हिंदी भी बोली जाती थी, लेकिन जो एजुकेशन पढ़ाई जाती थी स्कूलों में वो संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई जाती थी।
इन 1835 में एक इंग्लिशमैन जिसका नाम था लॉर्ड मकाले, क्या नाम था, लॉर्ड मकाले, उसने एक चेंज सजेस्ट किया। क्या चेंज सजेस्ट किया? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हमें भारतीयों को क्या सिखाना चाहिए? इंग्लिश। तो भारत में इंग्लिश कौन लेकर आया? लॉर्ड मैकाले लेकर आए। और उन्होंने क्या किया? 1835 में इंग्लिश जो है वो शुरू करवा दी। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर दैम। अब क्या था उनको पर्पस, क्या था इंग्लिश लैंग्वेज लाने का? उनको ये था कि हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे और वो हमारे क्लर्क का काम करेंगे। अब भारत को क्लर्क का काम, अब इंडियंस जो थे उनको क्लर्क का काम करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है वो मोस्टली इंग्लिश बोलते थे, उनको हिंदी कम आती थी, इसलिए उनको काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब उन्होंने सोचा कि हम जो है इनको ऐसी पिटी होता है यानी कि स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जॉब ना हो वो काम दे दिया करेंगे। अगर इनको इंग्लिश आती होगी तो हमारा काम जो है ईजी हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स होता है बुद्धिजीवी, यानी कि जो गहराई से सोचता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स। और ये क्या करेगा? हमें काम करने में भी मदद करेगा और बुद्धिजीवी लोगों को भी पैदा करेगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को भी सिखाना चाहिए। अब भारतीय लोग जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे कि हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा। तो वो क्या कहने लगे? हमें अपने ब्रदर्स को भी सिखाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और जो है अपनी सुख सुविधाओं की भी पूर्ति करनी चाहिए, यानी कि अपने घर के हालात भी हमें सुधारने चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे द ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ताकि हम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जा सकें। ग्रीवेंस होता है अनजस्टिस, शिकायत लगाना, ताकि हम जो है हमारे साथ जो हो रहा है उसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हम क्या कर सकें? शिकायत कर सकें। अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम जो है उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो है, ये आपको जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये रेड कलर का पार्ट जो है ये सारा ब्रिटिश के अंडर था उस टाइम पे। जो ब्लू कलर दिख रहे हैं उस टाइम पे ये स्टेट्स जो है ये बचे हुए थे कुछ, बाकी जो सारा एरिया था ये जो ब्रिटिश के अंडर आ चुका था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो भारतीयों का जो है बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखते थे, यानी कि ध्यान रखते ही नहीं थे। आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ऑल जॉब्स। अब आदमियों के मन में एक बात फैल गई कि जो है वो उनके तंग आ चुके थे, क्योंकि वो अपनी प्रजा मानते ही नहीं थे भारतीयों को, वो अपना गुलाम मानते थे उनको। तो वो कहते हैं आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स, हमारे जो राजा हैं वो इन अंग्रेजों के पपेट्स यानी कि कठपुतलियाँ बन चुके हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी पुरानी जॉब्स भी जो हैं खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीनें भी जा चुकी हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स मतलब वो हमारे भाइयों को क्या बना रहे हैं? क्लर्क, यानी कि वो क्लर्क नहीं, वो उन्हें गुलाम बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो तुम अब ये बताओ कि हम उनको बाहर कैसे निकालें। यानी कि अब जो है बिल्कुल प्लानिंग हो चुकी है भारतीय अंग्रेजों को भारत से निकालने की, यानी कि 56 में ये बातें चल रही हैं और 57 में जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। So this is the second part of our story, and we will further cover this chapter in our next video. Till then, take care, have a good day, and subscribe our channel also. Thank you and have a nice day.